हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। आपकी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वैश्वीकरण की समझ। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के पार्ट 2 को देखेंगे। यूनिट 3 में आपको 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 3 के पार्ट 1 को मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, हमारे चैनल पर उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के पार्ट 2 को देखेंगे, जो कि है वैश्विक न्याय। वैश्विक न्याय से मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला न्याय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो न्याय के लिए अंग्रेजी में जस्टिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लैटिन भाषा के शब्द जस्टिसिया और जस से लिया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे इंग्लिश में हम न्याय को क्या बोलते हैं, जस्टिस। तो ये जो शब्द लिया गया है जस्टिस, ये लिया गया है लैटिन भाषा के जस्टिसिया और जस शब्द से। फिर आता है व्यवहार परक संदर्भ में न्याय का संबंध राज्य के कानून की धारणा से है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि न्याय का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो वो राज्य की कानून व्यवस्था से है। कानून से न्याय का संबंध है, जिसके परिणाम स्वरूप कानूनी न्याय जुड़ाव धारणा बन जाती है, ठीक है। तो जो कानून से न्याय जुड़ जाता है तो ये एक धारणा बन जाती है। दूसरे शब्दों में न्याय का संबंध कानून व्यवस्था तथा सजा देने वाले नियमों की व्याख्या से है, ठीक है। तो न्याय में क्या बताया जाता है, सिंपली कि कानून व्यवस्था के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया है तो उसको सजा किस प्रकार की देनी है, ये सब न्याय के अंतर्गत आता है। और न्याय में ही ये सब क्या होता है, लिखा होता है, व्याख्या की जाती है। सामान्य अर्थों में न्याय का तात्पर्य होता है कर्तव्य सद्गुण, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं ये आपकी बुक से बनाए गए हैं। तो सामान्य अर्थों में अगर हम न्याय का वो देखें तो कर्तव्य सद्गुण इसका तात्पर्य होता है। न्याय किसी भी उत्पन्न उन्नतशील सभ्यता का अनिवार्य अंग होता है, ठीक है। तो न्याय क्या होता है, किसी भी एक सभ्यता जो कि उन्नति कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, उसका एक अभिन्न अंग है न्याय। एक गतिशील सभ्यता के रूप में समाज के सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करना होता है, गुणों को परिष्कृत करना होता है एवं सदस्यों की आवश्यकताएं पूर्ण करनी होती है, ठीक है। तो न्याय के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं न्याय के, अगर हम देखें न्याय के बेसिस पर, ठीक है। तो एक व्यक्ति का जीवन को सफल अच्छे प्रकार से चलाना, ठीक है, जिसमें कि अगर उसको कोई परेशानी है तो न्याय के द्वारा उस परेशानी को समाप्त करना। तो एक गतिशील कोई एक सभ्यता जो कि गति कर रही है, उसके समाज के सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करना। उस समाज में जितने भी सदस्य हैं उनको कुछ अधिकार प्राप्त है, उनका क्या करना, सम्मान करना। गुणों को पुरस्कृत करना एवं सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना। जो भी सदस्य हैं उस समाज के, उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो सकती है, वो जीवन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, काम से रिलेटेड, ये सब न्याय के अंतर्गत आ जाता है। न्याय के क्षेत्र में ये सब आता है। न्याय के सिद्धांत मानवीय हितों के अधिक संबंध होता है, मानवीय तर्कों से कम, ठीक है। तो न्याय का जो सिद्धांत है वो मानव के हित में अधिक होता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति का हित किसी अच्छे काम में है, ठीक है, तो उसके द्वारा दिए गए तर्क पे इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा जितना कि उसके द्वारा किए गए एक प्रकार से आप कह सकते हैं काम, या फिर अगर वो उस काम में अच्छा है तो उसके लिए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जो न्याय का संबंध है वो मानव के हित में ज़्यादा है, ना कि मानव के दिए हुए तर्कों में। फिर आता है न्याय की अवधारणा का विकास। तो कई ऐसे बड़े बड़े आप कह सकते हैं वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, नीतिज्ञ हुए हैं, जिन्होंने न्याय के बारे में बताई है। तो प्लूटो के बारे में देखें तो प्लूटो का न्याय का सिद्धांत किस प्रकार का है, तो प्लूटो के दर्शन में न्याय का सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो प्लूटो ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, जितनी भी व्याख्या करी है, उसमें न्याय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्लूटो की पुस्तक द रिपब्लिक का मुख्य केंद्र बिंदु न्याय की खोज एवं उसका स्थान निर्धारित करना था, ठीक है। तो प्लूटो ने एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक, जिसका मुख्य केंद्र क्या था, उसका सेंटर पॉइंट क्या था, कि न्याय की खोज एवं उसका स्थान निर्धारित करना। प्लूटो की रचना का उपशीर्षक न्याय का संबंध, ठीक है। जो प्लूटो की रचना थी उसका उपशीर्षक क्या था, न्याय का संबंध, न्याय के संबंध। इससे स्पष्ट होता है कि प्लूटो अपने दर्शन में न्याय के सिद्धांत को कितना महत्व देते थे, ठीक है। तो प्लूटो के द्वारा बताई गई चीज़ों से, उनकी बताई गई किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको न्याय, ठीक है, जस्टिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उनका कितना ज़्यादा महत्व है न्याय के लिए उनके जीवन में, ये सब उन्होंने बताया है।
प्लूटो की व्यक्तिगत न्याय के संदर्भ में मान्यता है कि मानव आत्मा के 3 मुख्य तत्व हैं, तृण, साहस, विवेक। ठीक है, तो अगर हम उनके व्यक्तिगत, उनकी पर्सनल ओपिनियन को देखें न्याय के संदर्भ में जस्टिस के लिए, तो क्या है, उन्होंने 3 जो मानव की आत्मा है उनमें 3 प्रमुख तत्व बताए हैं, तृष्ण, साहस, विवेक। व्यक्ति की आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। व्यक्ति की आत्मा में जो 3 गुण हैं उनमें सामंजस्य, एक प्रकार से समान चीजें रहें तो वो क्या है, न्याय है। इन तीनों तत्वों की प्रधानता के अनुसार समाज में 3 वर्ग, दार्शनिक, शासक वर्ग जो विवेक है, सैनिक वर्ग जो साहस के अंतर्गत आता है, और उत्पादक वर्ग जो तृष्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, रहने चाहिए एक समाज में। अगर हम बात करें एक समाज में तो ये 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। पहली, दार्शनिक या फिर शासक वर्ग जो कि विवेक कहलाते हैं, सैनिक वर्ग जो कि साहस कहलाता है, ठीक है, और उत्पादक वर्ग जो कि तृष्ण कहलाता है। ये 3 प्रकार के वर्ग एक उन्नतशील समाज में होने चाहिए। प्लूटो के अनुसार न्याय का अर्थ है मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पूरा ईमानदारी से पालन करे जिनका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्लूटो के अनुसार सिंपल सा एक न्याय क्या है, एक मनुष्य द्वारा उसको जितने भी कर्तव्य हैं, एक समाज में एक व्यक्ति को जितने कर्तव्य पूरे करने होते हैं वो उनका बिना किसी, आप कह सकते हैं कि एक अच्छे प्रकार से ईमानदारी से उनका पालन करे। ठीक है, उसमें कोई घोटालेबाजी ना करे, और जिसका पालन क्या करना चाहिए, समाज में प्रियजनों, जो समाज में बड़े लोग हैं या फिर कह सकते हैं कि समाज में उन्नतशील व्यक्ति हैं, उनके अनुसार होना चाहिए। फिर आता है अरस्तु का न्याय का सिद्धांत। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरस्तु के मत अनुसार न्याय का आधार समन्वय की भावना है। ठीक है, तो न्याय का आधार क्या है, एक समन्वय की भावना है। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स, जो एथिक्स है ये अरस्तु का एक ग्रंथ है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, न्याय संबंधित सिद्धांतों को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु ने न्याय को एक पर्टिकुलर राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, अगर एक राज्य उन्नति करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको न्याय को काफ़ी अच्छे प्रकार से चलाना होगा, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना होगा। अरस्तु का मत है कि न्याय को सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से होना चाहिए। ठीक है, तो न्याय अरस्तु के अनुसार जो न्याय है उसको सरोकार किस प्रकार होना चाहिए, मानव के संबंधों के अनुसार होना चाहिए। अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में विभाजित किया है, पहला सामान्य न्याय, दूसरा विशेष न्याय। अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में बांटा है, पहला सामान्य न्याय, दूसरा विशेष न्याय। अब देखिए ये सामान्य न्याय और विशेष न्याय क्या है, तो ये कुछ इस प्रकार है। सामान्य न्याय से उसका आशय पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले भलाई के सभी कार्य से है। ठीक है, पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले जितने भी भलाई के कार्य हैं वो सब सामान्य न्याय में आते हैं। अच्छाई के सभी कार्य, सभी सद्गुणों को अरस्तु सामान्य न्याय समझते हैं। ठीक है, तो अरस्तु एक व्यक्ति द्वारा किए गए जितने भी अच्छे काम हैं वो सब उसके सामान्य न्याय के अंतर्गत आते हैं। अब आता है विशेष न्याय। विशेष न्याय मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देता है। तो विशेष न्याय क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या अच्छे प्रकार से व्यवहार करने के लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है। जहां तक विशेष न्याय का संबंध है यह फिर 2 प्रकार में का होता है। ठीक है, तो विशेष न्याय को 2 प्रकार में और बांटा जाता है, अर्थात वितरणात्मक न्याय और उपचारात्मक न्याय या सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य है राज्य को योग्यता के अनुसार नागरिकों के बीच माल धन का विभाजन या वितरण करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझिए कि वितरणात्मक जो न्याय है इसमें राज्य की क्या योग्यता हो कि राज्य लोगों की योग्यता के अनुसार उनमें धन का, माल का, ठीक है, क्या करे, विभाजन करे। मतलब एक व्यक्ति अगर योग्य है और एक व्यक्ति अयोग्य है, ठीक है, तो धन का और जितने भी चीज़ें हैं उन सब का समान वितरण होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत आता है ये काम। ये किस में आता है, वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत। फिर से उपचारात्मक 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये उपचारात्मक जो न्याय है इसको 2 भागों में और बांटा जाता है। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बस ऊपर के जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है। तो उपचारात्मक न्याय को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वैच्छिक लेन देन नागरिक कानून के अंतर्गत और अनैच्छिक लेन देन आपराधिक कानून के अंतर्गत। ठीक है, तो स्वैच्छिक लेन देन जो नागरिक कानून होते हैं
और अनैच्छिक लेन देन जो आपराधिक कानून होते हैं से निपटने के लिए। इसके अलावा अरस्तू ने उपयुक्त प्रकार के न्यायों में वाणिज्य एवं संचय न्याय जोड़े हैं। फिर आता है वितरण न्याय। अरस्तू का मत था कि न्याय का यह रूप किसी भी क्रांति को रोकने के लिए सबसे शक्तिशाली कानून है। ठीक है, तो अरस्तू ने क्या माना कि न्याय का ये वाला रूप वितरण न्याय जो है ये किसी भी एक क्रांति को रोकने के लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पावरफुल कानून है, क्योंकि यह न्याय राज्य के नागरिकों होने के नाते उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालय सम्मानों, वस्तुओं एवं सेवाओं को उचित अनुपातिक आवंटन का विश्वास दिलाता है। जो वितरण न्याय है इसके अंतर्गत व्यक्तियों के आधार पर या व्यक्तियों की योग्यता के आधार पर उनमें राज्य द्वारा चीज़ों को बांटा जाए। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। यह न्याय ज़्यादातर राजनीतिक विशेषाधिकारों से संबंधित है। अरस्तू ने वकालत की प्रत्येक राजनीतिक संगठन का अपना वितरणात्मक न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो अरस्तू ने क्या बताया कि प्रत्येक राजनीतिक संगठन का अपना वितरणात्मक एक न्याय होना चाहिए। हालांकि उन्होंने लोकतांत्रिक और साथ ही न्याय के कुलीन मानदंडों को खारिज कर दिया और समाज में उनके उच्चतम योगदान के कारण ही पुण्यों को कार्यालय के आवंटन को अनुमति दी, क्योंकि गुणी लोग कम हैं। अरस्तू का मानना था कि अधिकांश कार्यालय केवल कुछ को ही आवंटित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो अरस्तू ने क्या माना कि नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर, ठीक है, उनकी योग्यता के आधार पर क्या जो समाज है या फिर जो राज्य है वो उनको चीज़ें प्रोवाइड करे। ठीक है, उनका आवंटन करे। इसमें क्या माना अरस्तू ने और भी चीज़ें बताई कि प्रत्येक एक कानूनी व्यवस्था या कानूनी राजनीतिक जो संगठन होते हैं उनका अपना एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक और न्याय के कुलीन मानदंडों को भी खारिज कर दिया। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय के लिए जो मानदंड रखे गए थे, ठीक है, आप कह सकते हैं न्याय को पाने के लिए कुछ मापदंड रखे जाते हैं जिनको अपनाकर हम न्याय पा सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको इन्होंने क्या करा, खारिज कर दिया। फिर आता है आगे का सुधारात्मक न्याय। वाणिज्य लेन देन से संबंधित सभी कानूनों को उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत निपटाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के अन्याय के कारण एक व्यक्ति ने जो खोया है उसको बहाल करना है। ठीक है, तो ये सुधारात्मक जो न्याय है इसका क्या काम है कि एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ और उसने जो चीज़ खोई है उसे क्या कहा जाए, उसे बहाल किया जाए। यह न्याय का एक अधिकार दूसरों के अतिक्रमण को रोकता है। ठीक है, यह न्याय का जो अधिकार है ये दूसरों के अतिक्रमण को रोकता है। फिर आता है वैश्विक न्याय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्विक न्याय के बारे में। 1980 के पश्चात वैश्विक न्याय समकालीन राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। 1980 के बाद क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्विक न्याय है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। वैश्विक न्याय की धारणा मुख्यतः 3 संबंधों में है: वितरणात्मक न्याय, नैतिक सार्वभौमिकता, मुख्य वित्तीय। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े जो विज्ञानकर्ता हैं, ठीक है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने न्याय के बारे में जो अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं सबकी अपनी अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया गया कि वैश्विक न्याय की जो धारणा है वो मुख्यतः 3 मुद्दों पर आधारित है: वितरणात्मक न्याय, नैतिक सार्वभौमिकता एवं प्रमुख वित्तीय संस्थानों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। वितरणात्मक न्याय का मुद्दा धन, संपदा तथा संसाधनों के वर्तमान वितरण पर न्यायोचित प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये जो वितरणात्मक न्याय है इसका मुद्दा किन किन चीज़ों से संबंधित है? धन से, संपदा से और संसाधनों से ही संबंधित है। अब ये आते हैं जॉन रॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जॉन रॉल्स के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो जॉन रॉल्स ने अपनी रचना द लॉ ऑफ पीपल्स जो 1999 में आई थी, सॉरी यहाँ पे 1999 नहीं आएगा, ठीक है, ये सन गलत है। तो जॉन रॉल्स की जो रचना है द लॉ ऑफ पीपल्स ने वैश्विक न्याय की धारणा को अपनी पहली पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस से आगे बढ़ाया। जॉन रॉल्स ने क्या करा, एक पुस्तक लिखी थी द लॉ ऑफ पीपल्स में, उन्होंने क्या करा, वैश्विक धारणा को बताया और उसके बाद उनकी आगे की जो पुस्तकें आई उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ने इस धारणा को आगे बढ़ाया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था का चयन किया जाना चाहिए जिसमें किसी को भी यह ज्ञात ना हो कि किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुनिए कि एक विश्व है, ठीक है, इसमें कई सारे देश हैं, तो इन देशों को ये पता ना हो,
ठीक है, इन लोगों से चुनाव तो किया जाए, परंतु इनको ये पता ना हो कि चुनाव में खड़ा कौन कौन है, ठीक है, और साथ में किसको चुना जा रहा है, ये इनको पता ना हो। तो इससे क्या होगा, सभी के सभी, दूसरे शब्दों में सभी के सभी जो लोग हों, जितने भी वोटिंग करने वाले हों, वो निर्णय से क्या हों, अनभिज्ञता हो, मतलब उन्हें निर्णय के बारे में भी पता ना हो, जिसमें राज्य का प्रमुख कर्तव्य संधियों का पालन करना तथा युद्ध को रोकना हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि एक ऐसी चुनाव व्यवस्था लाई जाए सभी देशों के द्वारा, ताकि वोटिंग तो हो, परंतु एंड में ये ना पता चले रिजल्ट क्या है या फिर वोटिंग में खड़ा कौन कौन है। ठीक है, सिर्फ वोट दिए जाएं, आपको पर्चे दे दिए जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, उसमें आपको ये पता ना हो कि व्यक्ति कौन शासन करेगा, आपको सिर्फ उसका चिन्ह पता हो और आपको वोटिंग देनी हो। तो इससे क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होगा कि कौन खड़ा हो रहा है। और इसमें उन्होंने आगे बताया कि जिसमें राज्य का मुख्य कर्तव्य क्या हो, संधियों का पालन करना तथा युद्ध को रोकना हो। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद राज्य का क्या काम रह जाएगा, मुख्यतः संधियों का, जो संधियां हुई हैं उनका पालन करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को रोकना। लेकिन इसका तात्पर्य संपत्ति का वैश्विक स्तर पर पुनर्वितरण करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने बताया, इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है, धन बहुत सारा है, तो आप उसका पूरा का पूरा धन अपने पूरे देश में या फिर पूरे राज्य में सब लोगों में बंटवाना चालू कर दें। हम यह भी कह सकते हैं कि वैश्विक न्याय की धारणा स्वतंत्र राज्य परस्पर की व्यवस्था तक सीमित है। ठीक है, तो वैश्विक न्याय की जो धारणा है वो कहाँ तक, स्वतंत्र राज्य तक ही सीमित है, जिसे जॉन रॉयल्स एक वास्तविक स्वप्न लोक का नाम देते हैं। ठीक है, वास्तविक स्वप्न लोक से मतलब है कि सपनों का एक लोक। रॉल्स का मानना है कि विश्व बंधुत्व के समर्थक सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मनुष्य होने के कारण न्याय की धारणा में सम्मिलित होते हैं, ना कि किसी एक जाति, धर्म या फिर एक वर्ग के कारण। तो जॉन रॉल्स एक बात बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर किसी भी एक देश में लोग एक साथ इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो मनुष्य हैं, ठीक है, मानवता के आधार पर, ना कि इसलिए कि वो एक धर्म, जाति या फिर एक वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए लोग खड़े नहीं होते। लोग एक साथ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो मनुष्यता के कारण खड़े होते हैं। रॉल्स असमानता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या नहीं मानते। ठीक है, तो जॉन रॉल्स जो असमानता है उसको क्या नहीं मानते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या नहीं मानते। वैश्विक गरीबी उन्मूलन को जो रॉल्स सभी देशों की सामूहिक कर्तव्य मानते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी है, ठीक है, उसको जॉन रॉल्स क्या मानते हैं, सामूहिक कर्तव्य मानते हैं, मतलब कि सभी देशों का काम है कि वो इस गरीबी को मिटाए। अंत है, रॉल्स वैश्विक न्याय के संदर्भ में स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत उदारवादी से समेटे रहते हैं। तो जॉन रॉल्स कुछ लिमिटेड एरिया तक ही काम करते थे, जैसे कि वैश्विक न्याय के संदर्भ में देखें तो वह स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय कानून तक, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत ही सीमित कर लेते, उनसे आगे वो नहीं जाते। फिर आता है UNDP की एक रिपोर्ट आई थी, मानव विकास रिपोर्ट, जिसमें वैश्विक न्याय प्राप्त करने के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, तो UNDP ने एक रिपोर्ट पारित करी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर एक देश को वैश्विक न्याय प्राप्त करना है या फिर पूरे विश्व को वैश्विक न्याय प्राप्त करना है तो वो किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिए वैश्विक आचार संहिता हो जिससे पर्यावरण तथा श्रम से संबंधित कायदे कानून का पालन हो सके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, एक वैश्विक आचार संहिता को निर्माण किया जाए जिसका काम क्या हो, पर्यावरण तथा श्रम से संबंधित जितने भी कायदे कानून है उनका निर्धारण करना, उनका पालन कर सके। विश्व व्यापार संगठन के लिए एक अधिकार विरोधी शक्ति सहित नए कायदे कानून लाए जाएं। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन में एक अधिकार विरोधी, ठीक है, एक व्यक्ति के पास या फिर एक अधिकार आ जाए, ठीक है, जो कि विरोध कर सके अगर विश्व व्यापार संगठन द्वारा कुछ गलत काम किया जा रहा है, तो जिससे वे बहुराष्ट्रीय निगमों के उद्योगों पर अपना नियंत्रण जमाने से रोक सके। ठीक है, तो क्या हो, बहुराष्ट्रीय निगम जो हैं उस पर विश्व व्यापार संगठन अपना अधिकार ना जमा सके, इसके लिए भी लोगों के पास अधिकार होने चाहिए। वैश्विक केंद्रीय बैंक गरीबी देशों को ऋण देने एवं वित्तीय बाजार को नियमित करने में उनकी सहायता करें। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंक्स हैं वो क्या करें, गरीब देशों को ऋण दें, वित्तीय बाजारों तक उनकी पहुंच बनाने में उनकी सहायता करें। कई गैर सरकारी संस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ये संस्थाएं तानाशाही पूर्ण रवैया छोड़कर लोकतांत्रिक स्तर पर काम करना चालू करें। फिर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर आप कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर देश के स्तर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई ऐसे NGOs होते हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, परंतु ये अपना काम किस प्रकार करते हैं, तानाशाही पूर्ण व्यवस्था से। तो
अगर वो उस व्यवस्था को छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लेते हैं तो ये काम आसानी से हो जाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में न्याय को राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों तक सीमाओं तक बढ़ाया। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है उसने क्या करा, जो न्याय की प्रक्रिया है उसको एक राज्य के स्तर से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो जो एक देश का मुद्दा था वो अब इंटरनेशनल लेवल पर एक क्या बन गया है, मुद्दा बन गया है, और उसका न्याय इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स। वैसे तो चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आज की वीडियो में कवर करे हैं। तो ये थे आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का और हमारी वेबसाइट का, आप वहाँ जाके भी नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जितने ग्रुप्स में आपके पास ग्रुप हैं वो सब में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।